नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत आपका अनअकैडमी पर। मैं निखिल गोयल आप सबके लिए विद्युत धारा का दूसरा भाग लेकर आया हूं। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको विद्युत धारा के कुछ बेसिक तथ्यों से रूबरू कराया था। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। मैंने आपको यह बताया था कि विद्युत धारा क्या होती है, कैसे होती है, कहां की कहां जाती है, अदिश है कि सदिश है कि टेंसर है, सारी बातें मैंने आपको बताई थी। इससे पहले वाले सत्र में मैंने आपको तात्क्षणिक धारा और औसत धारा के बारे में भी पढ़ाया था, कुछ प्रश्नों से रूबरू भी कराया था। जाते जाते मैंने आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, अपवहन वेग भी। लेकिन कुछ बच्चों को दुविधा थी, तो आज के इस सत्र में मैं आगे तो चलूंगा, लेकिन कहां से? अपवहन वेग को शुरू करते हुए। ठीक है, आज के इस सत्र में मैं आप लोगों को कई ऐसी मुख्य बातें पढ़ाने वाला हूं जो आने वाले समय में आपके बहुत काम आएंगी, और पूरा चैप्टर उन बातों पर आधारित रहेगा। मैं आप लोगों से एक अपने अनुभव के बिहाफ पर एक बात कह सकता हूं कि आपके नीट के अंदर आज की क्लास में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, चल शुरू करने से पहले आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूं। बेटे, मेरा नाम निखिल गोयल है और मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं। कई अरसे से अपने बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग और फिजिक्स दोनों पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। आज भारत के अंदर हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सेलेक्टेड है। दूसरी बात, आज भारत के जितने बड़े बड़े आईआईटी और एम्स हैं उनमें मेरे पढ़ाए बच्चे आज पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग मुझसे भौतिकी पढ़ना चाहते हैं, मुझसे अपने नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझसे और मेरी टीम से जुड़ने के लिए अनअकैडमी पर दो माध्यम है। एक माध्यम है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग हमसे प्लस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक है आप लोग हमसे आइकॉनिक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। प्लस का माध्यम उन बच्चों के लिए है जिनके घरों में गाइडेंस मिल सकती है, यानी आपको यहां पर हमसे लेक्चर देते हैं, यहां पर आप लोगों को हमसे डाउट पूछने का मौका मिलता है, यहां पर आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने का मौका मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आप अनलिमिटेड लेक्चर देख सकते हो। आइकॉनिक में क्या होता है, जो बच्चा पहली बार तैयारी करता है तो उसको पता नहीं लगता कैसे करना है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, आप हमसे बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, आपको और तो और घर पर आपको सामग्री भिजवाई जाती है, नोट्स, क्वेश्चंस, सब, जिसको पढ़कर आपके नीट में अच्छे अंक हासिल होते हैं। तो आइकॉनिक में ये फायदा, प्लस में ये फायदा। अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार जिसमें से भी आपको जो चूज करना हो मेरे बच्चे, आप अनअकैडमी पर जब भी जाओ, कोर्स में एनरोल करते समय आपको एक बात याद रखनी है कि लास्ट में आपको एक कोड लगाना है, योद्धा। ये अनअकैडमी का स्पेशल कोड है। इस कोड को लगाने मात्र से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। प्लस आपका इस कोड का फायदा यह होता है कि ये किसी भी कैटेगरी में लगाया जा सकता है। अनअकैडमी का है तो अनअकैडमी तो सबकी है, चाहे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे डिफेंस की कर रहा हो, चाहे सीएस की कर रहा हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे आईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे सीडीएस हो, कोई भी हो, सबके लिए योद्धा लगाया जा सकता है। योद्धा का फायदा 10% का डिस्काउंट, प्लस आप उस कैटेगरी के किसी भी टीचर से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। हाँ, योद्धा का फायदा है ये, उस कैटेगरी के अनअकैडमी के किसी भी टीचर से कुछ भी पूछ सकते हो। योद्धा लगाने का ये फायदा है। इसीलिए मेरे बच्चे, आपका कोई दोस्त या आप अगर अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो योद्धा कोड अप्लाई करना, इसका फायदा बच्चों को ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलो तो शुरू करता हूं अपने सत्र को लेकर प्रभु का नाम। बात आती है मेरे दिल के टुकड़े, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया था वो सब आपको याद होना चाहिए, और इस सत्र में पहले ही सुन लो। जो भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट आता है या कोई विषय आपको समझ नहीं आता, तो आप उस विषय के आधार पर आपको ऑफलाइन कमेंट जरूर लिखना है कि सर ये समझ नहीं आया, क्योंकि दिन में 3:15 बजे आपका दोबारा से सेशन होगा और उस सत्र के अंदर आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए इसको देखने के बाद दिन में 3:15 बजे वाले सेशन में अगर पूछना चाहते हो तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करना कि यह समझ नहीं आया, जिससे कि मैं वो अच्छे से समझा सकूं। ठीक है बेटा, चल तो शुरू करता हूं। सबसे पहला मेरा विषय है आज का, जिसको कहता हूं अपवहन वेग। आज ज्यादातर मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो अपवहन वेग क्या होता है? मैंने कहा मान लीजिए बच्चे, आपके पास क्या है, अभी आपके पास एक कंडक्टर है, एक चालक है,
और उस चालक में आप लोगों ने अभी कुछ नहीं कर रखा, ये चालक आपका बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है। आपको पता है शुरू में आपके चालक के अंदर आपकी धारा का मान कितना होता है, बिल्कुल शून्य होता है। लेकिन मैंने आपको कल के सत्र में पढ़ाया था कि आपके इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रहते हैं बच्चे, हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर गतिशील रहते हैं फिर भी आपकी धारा का मान शून्य होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उनका तुल्य जो भी आ रहा है, उनका तुल्य विस्थापन, उनका तुल्य वेग, कुछ भी, वो किसके बराबर है मेरे बच्चे, शून्य के बराबर है, जिसके कारण उस मात्रा का कोई मान नहीं आता। ये मैंने कल पढ़ाया था। मैंने कहा आपको पता है कि शुरू में क्या होता है, आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली ओरिएंट होते हैं, यानी उनकी कोई दिशा नहीं होती, वो जहां मर्जी जैसे मर्जी भागते रहते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे कोई वैसे, ये सलमान खान के हाथ जैसे चलते हैं वैसे वैसे चल रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस पूरे चालक को तुमने किसी बैटरी से कनेक्ट करा। ध्यान से सुनना, दूसरी अवस्था में क्या कर रहे हो। दूसरी अवस्था में आप लोगों ने इस चालक को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब इस चालक को किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या होगा, इस पूरे के पूरे चालक के अंदर एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक आवेश आकर एकत्रित हो जाएंगे। सबको पता है आवेशों के एकत्रित होने की वजह से इस पूरे चालक के अंदर मेरे बच्चे आपके जितने भी विद्युत क्षेत्रफल बनेगा कि नहीं बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कहीं पर आता है, धनावेश और ऋणावेश कहीं पर भी आता है, तो उनकी उपस्थिति के कारण इसमें विद्युत क्षेत्रफल बनता ही बनता है। मैंने कहा जो विद्युत क्षेत्रफल इस चालक के अंदर पैदा हो रहा है उस विद्युत क्षेत्रफल का नाम मैंने दे दिया ई है। और विद्युत क्षेत्रफल की उपस्थिति में आकर ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, विद्युत क्षेत्रफल की उपस्थिति में आकर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी की विपरीत दिशा में चलने लग जाते हैं। ये बात भी आपको पता है। जब भी आपका विद्युत क्षेत्र होता है, मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र है और आपका इलेक्ट्रॉन अगर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं डाल देता हूं तो वो इलेक्ट्रॉन इसकी दिशा के विपरीत चलता है हमेशा। आपको ये बात पता है बेटा। तो मैंने कहा जैसे किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा, अब की बार सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में चलने लग जाएंगे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन किसी विपरीत दिशा में चलने लग गए तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की वजह से धारा आती है कि नहीं आती? आपने कहा बिल्कुल आती है। तो इतना समझ आ गया कि अब जैसे ही इसमें बैटरी कनेक्ट करूंगा तो बैटरी के कनेक्ट करने से इसमें धारा आती है। कैसे? सुन लो। एक लोहे की रॉड है। लोहे की रॉड कैसी है बेटा? चालक है। उस लोहे की रॉड को दो तारों से कनेक्ट करो और उनको बिजली के बोर्ड से जोड़ दो। लोहे की रॉड में करंट आता है कि नहीं आता? अरे आता है भाई। क्यों आ रहा है? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के वेग को आप लोग कहते हो अपवहन वेग। अब समझेंगे, डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। तो यहां दो चीजें निकालनी है आपको। पहली चीज आपको निकालनी है कि इनमें आने वाले वेग का मान कितना है। दूसरी चीज आपको निकालनी है कि यहां धारा का मान कितना है। दो चीजें निकालूंगा। पहली चीज वेग निकालता हूं, ध्यान से सुनना कैसे हो रहा है। मैंने कहा दिल के टुकड़े, यहां विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो मान लो ई है। आपके विद्युत क्षेत्र का मान कितना है बेटा? वो है आपका ई। तुम्हें मैंने यहां पर कहा कि आपका प्रारंभिक वेग कितना है। देखो सबको पता लग चुका है। प्रारंभिक वेग मतलब विद्युत बैटरी से जोड़ने से पहले आपको सब पता था कि प्रारंभिक वेग आपका कितने के बराबर? 0 के बराबर। क्योंकि आपके सारे इलेक्ट्रॉन कैसे थे? रैंडम चल रहे थे। सलमान खान के हाथ, बेबी को बेस पसंद है, लगा दिया। तुल्य 0 आ रहा था, मतलब प्रारंभिक वेग 0 है। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा प्रारंभिक वेग का मान आ गया 0। अब आपको यह भी पता है कि आपके प्रारंभिक वेग अगर 0 है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपके विद्युत क्षेत्रफल के कारण
आपके इन इलेक्ट्रॉन्स पे कोई ना कोई बल लगेगा। विद्युत क्षेत्रफल के कारण इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, जिसको कहते हैं विद्युत बल। उसका मान होता है बेटा E इंटू ई। ई क्या है? ई आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और मैंने बचपन में एक चीज और पढ़ी थी, न्यूटन के दूसरे सिद्धांत के मुताबिक, न्यूटन के दूसरे सिद्धांत के मुताबिक जब किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके बल के लगाने मात्र से उसमें त्वरण पैदा होती है। आपको पता है बेटा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के प्रभाव में आ रहा है तो क्या इस पे त्वरण नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मैंने कहा त्वरण कितना आएगा वो नहीं पता। आपको पता है बेटा, न्यूटन का दूसरा सिद्धांत कहता है द्रव्यमान को त्वरण से गुणाफल करो तो बल आता है। ये भी बल है। मैंने लिखा ये क्या हुई? पहली समीकरण। ये हो गई दूसरी। दोनों को रखूंगा। क्या मैं लिख सकता हूं? ध्यान से देखना। ए एम इज इक्वल टू ई ई, यानी ए का मान आ गया ई ई बाय एम। ये आ गया तीसरा समीकरण। और मैंने कहा मेरे बच्चे कि आपको एक और बचपन में पढ़ाया गया था, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या मेरे दिल के टुकड़े जाहिर तौर पे ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि V आपको निकालना है। V क्या है? वो वेग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का वेग जो विद्युत बल के प्रभाव में आने के कारण लग रहा है। जब आपके चालक को किसी बैटरी से जोड़ा तो बैटरी से जोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन में वेग आया उस वेग को बोला गया है अपवहन वेग। ठीक है बेटा। तो मैंने कहा वीडी कितना? 0 प्लस में ई ई बाय एम इंटू टी। क्या है अभी सुनना। टी की जगह मैं लिखता हूं बेटा टॉ। ये टॉ क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा आपके पास एक सूत्र आया और उस सूत्र के आधार पर मैंने लिखा कि आपके वीडी का मान आ रहा है ई ई बाय एम इंटू टॉ। लेकिन क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है तो उसके कारण मैं यहां पे एक चिन्ह लगाता हूं, ऋणात्मक चिन्ह, जो कि मेरे को सिर्फ यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है, इसलिए वेग का मान विपरीत है, बस और कुछ नहीं। मान तो मान है, विपरीत दिशा को दर्शाने के लिए ऋणात्मक चिन्ह। तो मेरे बच्चे यहां पर आप लोगों का यह बनता है आपका सूत्र, जो सूत्र आपको याद रखना है हर हालत में, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले बहुत जगह मैं यूज कराऊंगा, बहुत जगह। अब मेरी बात आती है, ध्यान से सुनो। सर आपने एक शब्द यूज करा यहां पे जिसको आपने कहा टॉ। ये क्या होता है? इस टॉ को मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे विश्रांति समय। क्या बोलता हूं मैं इसको? विश्रांति काल कह लो। टॉ कहलाता है आपका विश्रांति काल। ध्यान से सुनना, ये होता क्या है। मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं तो भागने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होती है कि नहीं होती? जल्दी बताओ। आपने कहा बिल्कुल होती है। तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन चला और जब वो दूसरे से टकराया, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन चलकर जब वो दूसरे से टकराया तो उस टकराने से पहले कितने समय तक चला, यानी एक इलेक्ट्रॉन दो टक्कर के बीच में कितने समय तक चल रहा है, उस समय को कहते हैं विश्रांति समय। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, विश्रांति काल क्या हुआ बेटा? विश्रांति काल हुआ आप लोगों का दो टक्करों के बीच का समय। इसको मिटा के फिर लिखता हूं। मैंने कहा दो टक्करों के बीच का समय, दो टक्करों के बीच का जो समय है उस समय को मैं कहता हूं विश्रांति काल। समझ आ रहा है आपको? एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, टकराया, टकरा के मुड़ गया, तो मुड़ते के साथ ये जो आपका समय आ रहा है, इस समय को विश्रांति काल का नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है बेटा। अब ये विश्रांति काल की जब मैंने बात करी तो ये आपके चालक के अंदर कितना होता है, लगभग लगभग कितना होता है आपको याद रखना है नोट करके, एग्जाम में कभी नहीं पूछता बट फिर भी ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, खत्म। तो यहां पर अपवहन वेग क्या है, वो वेग आपके इलेक्ट्रॉन का, लिख लो, आपके इलेक्ट्रॉन का वेग विद्युत क्षेत्रफल के प्रभाव में आने पर, इलेक्ट्रॉन का वेग विद्युत क्षेत्रफल के प्रभाव में आने पर जो होता है उसको अपवहन वेग कहता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता हूं। क्लियर है, ये था कंसेप्ट। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा बेटा अभी तक तुमको क्लियर हो गया कि इस चालक के अंदर आपने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन करंट निकालना है। करंट कैसे निकलेगा वो सुनते हैं। मैंने 2-3 चीजें तुमको बतानी है। मैंने कहा मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आया हुआ जो आवेश है, उस आवेश का मान है बेटा E, और इस चालक की जो लंबाई है मान लो वो लंबाई है L, और इस चालक का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है आपका A। ध्यान से सुनना। आपने कहा ठीक है, मैं यहां से लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि आपके चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये जो काट क्षेत्रफल है ये है A, लंबाई है L, और आपके एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है E। मैंने कहा आपके इस पूरे के पूरे चालक के अंदर एक चीज याद रखना कि जो आप लोगों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व है, गौर देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन पूरी आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, आपने कहा वो है मान लो n, वो है n। यहां तक चीजें क्लियर है। तुम्हें मैंने कहा मेरे बच्चे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान E, इलेक्ट्रॉन घनत्व n, लंबाई L, काट क्षेत्रफल A। अब सुनना क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे दिल के टुकड़े, तुम लोगों को देखने मात्र से समझ एक बात तो आ गई है कि अगर मैं यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहता हूं तो कितनी होगी। आपने लिखा एक इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना आ रहा था, इलेक्ट्रॉन का घनत्व इंटू आयतन, आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, घनत्व क्या होता है इलेक्ट्रॉन अपॉन आयतन। तो टोटल क्या होगा, n को आयतन से मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू AL। मैंने कहा टोटल चार्ज क्या होगा, ध्यान से सुनो। आपने कहा तुल्य आवेश का मान क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान था E, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान E था, तो सभी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, अरे जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दो E से। 1 रुपए की एक पेंसिल थी तो 20 पेंसिल कितने की, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ यार बच्चों वाली बात है। तो आपने कहा बच्चे वो आ गया NaE इंटू L। क्लियर, ये क्या है, ये कुल आवेश है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे दिल के टुकड़े, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा आप ऐसा लिख सकते हो ना, Q इज इक्वल टू में NeAL, और मेरे को बचपन में पढ़ाया गया I क्या होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। क्या मैं लिख सकता हूं NeADL/dt, क्या मैं लिख सकता हूं मेरे दिल के बच्चे, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। क्यों, अरे आपकी इक्वेशन, आपका सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पे कर दिया। और आपको समझ आ गया ना, ये चीजें समझ आनी चाहिए, ये सूत्र बन गया जिसको आपको याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। चल, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी तरह की कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। 2 सूत्र मैंने बताए, कौन कौन से, एक मेरे बच्चे को मैंने बताया E/m इंटू टॉ, एक मेरे बच्चे को मैंने बताया I इज इक्वल टू NeAVD।
धारा का सूत्र बनता ही है, जहां पर एन क्या है, ई क्या है, ए क्या है और वीडी क्या है। अभी कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा डीएल बाई डी टी वीडी क्या होता है। बेटा दूरी अपॉन समय कितना होता है, वेग। और वेग किसका, इलेक्ट्रॉन का। कौन सा वेग, अपवहन वेग। मैंने लिख दिया डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू वीडी, खत्म। दो सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट है। अब सुनना तीसरा क्या कहता है। मैंने कहा मेरे बच्चे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिए। एक और मेरे पास टर्म आती है जिसको मैं क्या कहता हूं, अब की बार मैं उसका नाम देता हूं धारा घनत्व। क्या कहता हूं बेटा, छोटी छोटी सी बातें हैं, क्लियर करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा अब की बार मैं उसको कहता हूं धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है भाई, कुछ नहीं, इसको डिनोट किया जाता है जे से। और मैंने कहा जे इज इक्वल टू आई बाई ए, खत्म। धारा घनत्व होता है आई बाई ए, खत्म। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जरा गौर देंगे। मैंने कहा ये आपको समझ आया, समझना क्या है, रट लो इसको यार, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, रट लो। आपने लिखा मेरे बच्चे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जैसा कि मैं जानता हूं आई इज इक्वल टू एनी ए वी डी। क्या मैं लिख सकता हूं आई बाई ए इज इक्वल टू एनी वी डी। क्या मैं लिख सकता हूं ये किसके बराबर है, जे इज इक्वल टू एनी वी डी, खत्म, क्लियर है। तो तीसरा सूत्र बन गया। आज की कक्षा के अंदर सूत्र ही सूत्र होंगे जो कि याद कर रहे हैं, कुछ हो नहीं सकता इनका, बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी, क्लियर है। चलो एक छोटा सा प्रश्न देता हूं, इसके आधार पे समझो इसको मतलब क्या होता है। मैंने कहा बेटा जे का मतलब क्या है, जे कहला रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक मटेरियल है, ऐसे समझना, अगर तुम्हारे पास एक इस तरह का मटेरियल है और इस मटेरियल में एक तरफ काट क्षेत्रफल A1 और A2 है, मेरे को दिख रहा है कि A1 से A2 बड़ा है, देखने से पता लग रहा है, और ये एक चालक है, और इस चालक के अंदर मैंने बोल दिया मेरे बच्चे कि आपकी जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है A। तो तुम्हें मैंने कहा तुम ऐसा लिख सकते हो जैसा कि सभी बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, J इज इक्वल टू आई अपॉन A1। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं जैसा कि A1 छोटा है, A1 छोटा है तो आपके J1 का मान बड़ा होगा। ठीक इसी तरीके से मैंने लिख दिया J2 इज इक्वल टू आई अपॉन A2। मैं जानता हूं कि अगर A1 का मान छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो J1 बड़ा होगा। आपने लिखा बिल्कुल, J1 का मान इससे बड़ा होगा। अब इसको समझो कि ये बता क्या रहा है। ये आपको बता रहा है असल में कि आपका जो धारा का घनत्व है, धारा का प्रभाव है, धारा का जो प्रभाव है वो काट क्षेत्रफल छोटे वाले पे ज्यादा होता है और धारा का प्रभाव बड़े क्षेत्रफल पे कम होता है। उतनी ही धारा, मैंने कहा एक मुक्का मारा, अब एक मुक्का एक प्लाईबोर्ड पर मारते हो या एक दीवार पर मारते हो तो हो सकता है दीवार टूट जाए। माला पूरे रजनीकांत हो रहे हो हैं। तो अब मैंने कहा मान लो 3-4 दीवार इकट्ठी कर दी तो फिर हो सकता है हाथ टूट जाए। नहीं मैं मार ही नहीं रहा। तो मैंने कहा दीवार के बढ़ाने से प्रभाव कम हो गया, ठीक इसी तरीके से क्षेत्रफल को बढ़ाने से प्रभाव कम हो गया। तो वही चीज है कि धारा घनत्व आपको बताता क्या है। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, जब भी मजा आएगा आप लोगों को। चलो अभी ये टॉपिक मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया, न्यूमेरिकल इस पे कोई खास बनता नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में आप लोगों को न्यूमेरिकल बता दूं। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। अब मैंने तुम्हें कहा इसी के अंदर मुझे यह बताओ, एक क्वेश्चन है, इसी के अंदर मुझे यह बताओ कि आपके जो विद्युत क्षेत्रफल का मान होगा, आपके विद्युत क्षेत्रफल का मान, विद्युत क्षेत्रफल का मान कैसा, मान लो यहां पर विद्युत क्षेत्रफल का मान है E2 और यहां पर है E1, जो विद्युत क्षेत्र प्रेरण के कारण बन रही है। क्या मैं लिख सकता हूं जैसा कि आप सभी ने पढ़ा बेटा, J इज इक्वल टू एन ईवीडी, ये रहा J इज इक्वल टू एन ईवीडी, बिल्कुल सही है। मैं यहां पर लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आपको अगर विद्युत क्षेत्रफल की बातें बोलनी हो तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि आपका E का मान J1 जो है, लिखने की जरूरत क्या है,
E1 जो है वो E2 से बड़ा है, क्यों? सुनना, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। आपको इससे पहले स्थिर वैद्युतिकी में मैं पढ़ा चुका हूं कि जितनी पास आपकी विद्युत क्षेत्रफल की रेखाएं होती हैं उतना ज्यादा उसकी तीव्रता होती है। एक सिस्टम ऐसा, एक सिस्टम ऐसा, इसका मान E1 है, इसका मान E2 है। मैंने कहा स्पष्ट तौर पे देखने से पता लग रहा है कि E1 का मान E2 से बड़ा है, ऐसा हो रहा है। जितनी पास विद्युत क्षेत्रफल की रेखा है उतना ज्यादा उसकी तीव्रता होती है, ऐसा स्थिर वैद्युतिकी में मेरे बच्चे पढ़कर आ चुके हैं। ये नीट का प्रश्न बन सकता है, इसलिए बता रहा हूं आपको। मैंने कहा कि ये क्या है, ये धनात्मक आवेशों से निकलती है, ऋणात्मक आवेश पे जाती है। ठीक इसी तरीके से इसका भी ऐसे ही चलेगा। ध्यान से देखो, धनात्मक आवेश पास पास किसके, इसकी। मैं लिख सकता हूं जितनी पास विद्युत क्षेत्रफल की रेखाएं हैं उतने पास उसके आवेश हैं। इसमें आवेश दूर दूर है, इसमें आवेश पास पास है। अब सुन, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहां पे, और यहां चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बड़े टाइटली पैक्ड है, और यहां चारों इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर चले गए। भाई साहब अब तो समझ में आ गया, चारों इलेक्ट्रॉन पास है तो तीव्रता ज्यादा, थोड़ी दूर है तो तीव्रता कम, खत्म हो गया है, देख लो। तो आपको मैंने क्या कहा, E1 का मान जो है वो E2 का मान से बड़ा होगा। अब सुन, मुद्दे की बात जो मेरे को लिखवानी थी वो ये थी कि जितना J जो है वो आपकी E के समानुपाती जाता है, ये याद करना। आपका घनत्व जो है धारा का वो आपके विद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता के समानुपाती जाएगा, हमेशा लिख ले, पक्का। चल क्लियर है। अब मेरे बच्चों को हर चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद बात आती है यहां पर आप लोगों की कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपको 2-3 बातें लिखवा भी देता हूं, सुन लो, नोट करके लिख लो। नोट पहला आता है, वैसे तो कभी नहीं पूछता लेकिन फिर भी भाई, आपके अपवहन वेग को लगभग लगभग कितना देखा जाता है चालक के अंदर, उसका मान होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यह आपका पता होना चाहिए। दूसरा, मेरे पास मैंने ये लिखवा भी दिया है, आपका विश्रांति काल जो है उसका मान कितना, 10⁻⁻14 सेकेंड के आसपास। एक छोटा सा टर्म और आता है, मैं इसको पढ़ा देता हूं अभी, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, मध्य मुक्त पथ। मध्य मुक्त पथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, उसको समझा दूंगा अभी, या समझ ही लो। चलो, मैंने विश्रांति काल बताया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, मीन फ्री पाथ भी कुछ इसी तरीके से होता है कि दो टक्करों के बीच में तय की गई दूरी, जैसे दो टक्करों के बीच में तय किया गया समय होता है, वैसे ही दो टक्करों के बीच में तय की गई दूरी होती है, उसी दूरी को कहते हैं मीन फ्री पाथ, यानी मध्य मुक्त समय। ठीक है बेटा, लिख लो। आपको मैंने कहा दो टक्करों के बीच में तय की गई दूरी का मान होता है, दो टक्करों के बीच में तय की गई दूरी, इसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब ये मीन फ्री पाथ कितना होता है, पहली बात तो इसको दर्शाया जाता है इस चिन्ह से जिसको कहते हैं लैम्डा। पता होगा आपको, बच्चे थोड़ी हो, 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? चलो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा बट फिर भी अच्छा लगता है। ठीक है मेरे बेटे, चलो आगे चलते हैं। अगला मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। शुरू कर दूं? चलो, बहुत शुरू करते हैं। मैंने कहा मेरे बच्चे ओम्स लॉ होता क्या है, पहले तो इसी को क्लियर कर लो। अगला मेरे पास टर्म आता है जिसको कहता हूं ओम्स लॉ। भाई पता सबको है, ठीक है, मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, सिर्फ नीट के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो उसी के लेवल का पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा कम, बताऊंगा ज्यादा। ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स का सिद्धांत आपको बताता क्या है, क्लियर करते हुए चलेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा आपके पास एक चालक है,
एक मिनट, कॉमन सेंस लगाऊंगा। आपके पास एक चालक है, उस चालक को किसी बैटरी से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्रफल जाता है तथा धारा प्रवाहित होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल है। मैंने कहा मान लो 2 वोल्ट की बैटरी थी तो इसके अंदर धारा कितनी जाएगी बेटा? I1। मैंने कहा दूसरी बार 4 वोल्ट की बैटरी कर दी तो धारा का मान I2। मैंने कहा 6 वोल्ट की बैटरी कर I3, 8 वोल्ट की बैटरी कर I4। तेरे को क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे वोल्टता बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जा रहा है। अरे बिल्कुल है, जैसे जैसे वोल्टता बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जा रहा है। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा वोल्टता इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, लेकिन धारा वोल्टता पे निर्भर कर रही है। क्या मैं लिख सकता हूं दिल के टुकड़े कि धारा जो है वो आपकी वोल्टता के समानुपाती है? धारा जो है वो आपकी वोल्टता के समानुपाती है। अब सुनना क्या हो रहा है, आपके पास 2 मटेरियल है। आपने कहा एक था आपका चालक नंबर 1, दूसरा है आपका चालक नंबर 2। एक था आपका चालक नंबर 1, दूसरा है आपका चालक नंबर 2। मैंने कहा इसको भी तुमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया। अब की बार इसमें 2 वोल्ट का करंट जा रहा है, लेकिन इसमें करंट आ रहा है बेटा I1 डैश। ठीक इसी तरीके से 4 वोल्ट पे आ रहा है I2 डैश। अब तुम देखोगे एक है तुम्हारे पास तांबा, एक है तुम्हारे पास लोहा और एक है तुम्हारे पास एल्यूमिनियम। ध्यान से सुनना, तीनों को तारों से कनेक्ट करना। मैं तुम्हें इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा। तीनों को तारों से कनेक्ट करना और तार से कनेक्ट करने पर तुम देखोगे कि तीनों के अंदर प्रवाह होने वाली धारा का मान अलग अलग है। तीनों के अंदर प्रवाह होने वाली धारा का मान अलग 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 है। ये क्या है जो धारा को अलग बना रहा है? वोल्टता का मान तो समान है फिर भी। ये है बेटा चालकों के कुछ गुणाफल। कई चालक धारा को प्रवाहित होने से रोक रहे हैं तो कई चालक धारा को बेइंतहा तरीके से प्रवाह करा रहे हैं। कॉपर के अंदर लोहे से ज्यादा तेजी से करंट जा रहा है, एल्यूमिनियम में और जा रहा है। क्या? हाँ, ये उसके मटेरियल की ताकत है कि वो धारा को कितना ज्यादा प्रवाहित करा रहा है। कहने का मतलब समझ, अभी दिमाग में बना इसको। ये मटेरियल की ताकत है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से फ्लो करा सकता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। ये मटेरियल की ताकत है कि इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से फ्लो करा सकता है। जितनी तेजी से फ्लो कराएगा उतने धारा आएगी। बिल्कुल आ रही है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं ना तो एक नियत लगाता हूं। उस नियत का मान आता है 1/r और इस 1/r को क्या कहता हूं? इस 1/r को कहता हूं कंडक्टेंस, यानी चालक। जितनी ज्यादा तुम्हारी 1/r का मान होगा उतनी ज्यादा तेजी से धारा आएगी। ध्यान से सुन मैं क्या कह रहा हूं। जितनी ज्यादा इसका मान होगा, नियत का मान जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा धारा आएगी। वोल्टता तो समान है, 4 वोल्ट की बैटरी है, इसका मान जितना ज्यादा उतनी ज्यादा ये। 4 वोल्ट की बैटरी पे जितना कम ये उतना कम ये। समझ आ रहा है? तो मैंने क्या कहा बेटा? मैंने कहा ये आप लोगों का क्या बन जाता है? ये आप लोगों का यहां पर सूत्र देता है। सूत्र कैसा देता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। इसी को कहता हूं ओम्स लॉ। खत्म। अब मैंने तुम्हें ओम्स लॉ रटवाया नहीं है, मैंने ओम्स लॉ सिखाया है। ध्यान रखेंगे, पता होगा तुमको, बहुत आसान है। एक होमवर्क करना मेरे कहने से। ओम्स लॉ में आपको प्रतिरोध क्या है? ये जो R है, इस R को बोला जाता है बेटा प्रतिरोध। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या करता है? जल्दी जल्दी से बता देता हूं। 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो तो मुझे नहीं लगता मेरे को बहुत डिटेल में जाना चाहिए। जो जाऊंगा बस उतना काम आएगा। मैंने कहा प्रतिरोध क्या करता है? आपकी धारा को रोकता है। धारा को रोकता है। बस कैसे रोकता है समझाता हूं। वैसे तो समझाना क्या है इसका वो दिखा दूंगा मैं तुमको, वीडियो दिखा दूंगा। जो दिन में तुम्हारा सेशन होगा ना बेटा, दिन वाला जो सत्र होगा 3:15 वाला, उसमें वीडियो दिखा दूंगा कि धारा किस तरीके से रोकी जाती है, तो तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है, चल। तो प्रतिरोध आपको पता है,
प्रतिरोध को दर्शाया कैसे जाता है? आर के मान से। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक आप लोगों का होता है ओम। और मैंने कहा विमा सूत्र कैसे निकालते हैं? ये सब पता होना चाहिए, नीट में आता है भाई, इसका नीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपको सबको पता होना चाहिए मेरे बच्चे। चलो, तो अभी इसका मात्रक कैसे निकालोगे आप लोग? आपने कहा ओम इसका मात्रक है, इसका विमा सूत्र क्या हो जाएगा? V बाय आई। वोल्टता का विमा सूत्र पता है आपको? पता है ना? चलो मैं आसान से बना देता हूं। मैंने कहा एनर्जी अपॉन चार्ज, और आई क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता? Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू से क्यू काटो, सॉरी। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एनर्जी इनटू में टाइम अपॉन में क्यू स्क्वायर। बिल्कुल, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मेरे बच्चे? एनर्जी क्या होता है? ml स्क्वायर टी माइनस वन अपॉन में कुलम का स्क्वायर। हो गया विमा सूत्र, खत्म। तो क्या बना विमा सूत्र मेरा इसका? मैंने कहा इसका विमा सूत्र मेरे पास कितना आ रहा है बेटा? कॉपी में साथ के साथ लिखते रहना, नहीं तो हो सकता है कि समझ ना आए। ये इसका विमा सूत्र है, खत्म। क्लियर है मेरे बच्चे? बच्चों वाली बातें। अच्छा, दूसरे तरीके से भी लिखते हैं इसको। कई बार तुमको कह देता है कि विमा सूत्र जो है अब की बार एम्पियर की भाषा में लिखो। तुमको पता है ना कुलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम होता है, पता है ना? लिख दे, क्या दिक्कत है? मैंने कहा ml स्क्वायर टी माइनस वन ए टी का माइनस टू। मैंने कहा बेटा अभी लिख दे ml स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो ये भी विमा सूत्र है इसका, और नीचे वाला भी विमा सूत्र है, बस फर्क है उसके रूप का, कौन सा रूप दिया गया है। ठीक है मेरे बच्चे? चल, यहां तक मुझे उम्मीद है समझ आ गया। अब आगे सुनते हैं कैसे कैसे क्या होता है। बड़ी जरूरी चीज मैं तुम लोगों के पास अब लाने वाला हूं। एक सूत्र आता है, ध्यान से सुनना। एक सूत्र आता है यहां पर, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जहां पर सिग्मा कहलाता है आप लोगों की कंडक्टिविटी। अब ये क्या होता है इसको समझाता हूं। मैंने तुम्हें कहा मेरे प्यारे बच्चे कि मान लीजिए तुम्हारे पास अभी अभी तुम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, ध्यान से सुनना। एक सूत्र पढ़ा था तुमने, NEVD, ये पढ़ा था। और मैं एक चीज जानता हूं कि VD कहलाता है EE बाय M इंटू टॉ। क्या मैं इसकी जगह उठा के ऊपर लिख दूं J इज इक्वल टू NE इंटू EE बाय M इंटू टॉ? क्या मैं इसको सॉल्व करके मोटा मोटी तौर पे ऐसा लिख सकता हूं? बीच के डेरिवेशन बिल्कुल मत याद रखना, बस जिसको गोला करता हूं उसी को याद रखना है। मैंने कहा J इज इक्वल टू NE स्क्वायर E बाय M इंटू टॉ। क्लियर है मेरे बच्चे? अब मेरे प्यारे बच्चे इसको मैं थोड़ा सा तोड़ना चाहता हूं। तोड़ना कैसे चाहता हूं? यहां पर जो ये आप लोगों का बनता है ना NE स्क्वायर टॉ बाय M इंटू ई, ये जो N है, E है, टॉ है, M है, ये सब आपको पता है। कोई बच्चा ऐसा ना निकल जाए जिसको ये ना पता हो क्या है। अगर नहीं पता तो पहले वाला देख कर आओ, इसी सेशन में पढ़ाया थोड़ी देर पहले यार। तो मैंने कहा ये सब आपको पता है। यहां पर जो मेरी बात आती है, ये जो है ना, इसी को कहता हूं सिग्मा। क्लियर है? तो यहां से एक सूत्र बनता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, और सिग्मा का मान कितना? NE स्क्वायर टॉ बाय M। क्लियर है? अब ध्यान से सुन, मैं एक चीज जानता हूं। मैंने कहा इस सूत्र के आधार पे, J इज इक्वल टू सिग्मा E के आधार पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, मान ले आपके चालक की जो लंबाई है वो L है, और चालक पे जो बैटरी कनेक्ट करी है उसकी वोल्टता कितनी? V है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मान लो आपका चालक जो है वो ये है, और आपके चालक पे लगने वाली लंबाई जो है वो कितनी? आपने कहा L, और चालक को जिस बैटरी से कनेक्ट किया है उस बैटरी की वोल्टता V है, जिसके कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र आ रहा है E। समझ आ रहा है? क्या मोटा मोटी तौर पे ऐसा लिख सकता हूं मेरे बेटे, E इज इक्वल टू V बाय L? ए बेटे मोच कर दी फुल। मैंने कहा बिल्कुल। अब समझ,
क्या मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे J इज इक्वल टू सिग्मा V बाई एल? ई की जगह V बाई एल नहीं रख सकता क्या? अरे रख देना। आपने कहा क्या लिख सकता हूं? I बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा V बाई एल। बिल्कुल, क्यों? समझ आ गया? अब सुनता रहे। क्या मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे I इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू V बाई एल? हाँ, और मैं जानता हूं क्या? मैं जानता हूं क्या? I इज इक्वल टू V बाय आर होता है, या फिर ऐसा ही लिख देता हूं यहां पे। मैंने कहा V बाय आर इज इक्वल टू, V से V काटा, मेरे पास क्या बच्चा बच्चे? मेरे पास बचा आपका 1 बाय सिग्मा इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। याद मत करना इसको, इसको मत याद करना। अब सुनो क्या होता है। ये जो आपके पास टर्म आती है 1 बाय सिग्मा, ये जो आपके पास भाषा आती है ना, ये 1 बाय सिग्मा, इस 1 बाय सिग्मा को मैं क्या लिखता हूं? ये जो 1 बाय सिग्मा होता है इसको कहता हूं रो, और मेरे पास सूत्र आता है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। अब सुनना, यहां से नई चीज निकाल कर लिया है मैंने कहा आपके पास क्या क्या आ रहा है यहां पर? आपके पास आ गया आपका सिग्मा, और आपके पास आ गया इसी सिग्मा से रो। रो क्या है आप लोगों का? प्रतिरोधकता। मैं बता देता हूं रो क्या है बेटा। रो कहलाता है प्रतिरोधकता। अब तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा, बस ये लास्ट टॉपिक करूंगा आज का, क्योंकि ज्यादा थ्योरी में रिकॉर्डेड पे देना नहीं चाहता। फिर मैं जब लाइव आऊंगा तो चीजें पूछ के क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, ठीक है? प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में फर्क है, समझना क्या। एक सूत्र आ गया आपके पास, और इसी सूत्र के आधार पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये एक सूत्र कोई भी याद कर लो, मान लो नीचे वाला ही कर लो, ऊपर वाला छोड़ दो बेशक। पहले प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को समझते हैं क्या है। मैंने कहा मेरे बच्चे आपके पास एक मटेरियल है, ध्यान से सुनना। आपके पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल ये है और एक मटेरियल आपका ये है। ठीक है, तुम्हें मैंने कहा इस मटेरियल का जो क्षेत्रफल है, काट क्षेत्रफल, वो A1 है और इसका A2 है, इसकी लंबाई L2 है। आपको मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई एक बात बताओ, अगर दोनों को मैं 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो इनके अंदर धारा का मान आ रहा है, वो धारा का मान बिल्कुल कैसा होगा? ये डिपेंड करेगा किस पे? इनके चालक पे, इनकी लंबाई पे। कैसे? सुनियो, अब की बार प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, शायद इससे पहले सुना नहीं होगा, सुना तो होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कहा मेरे बच्चे धारा किस कारण आती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की वजह से। मेरे को पता है L1 जो है वो L2 से बहुत छोटा है, बिल्कुल है। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में कम समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बता भाई। कम समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैंने कहा कम समय लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। आपने कहा समय कितना हो गया? कम हो गया, तो यहां पर समय कम हो गया। हाँ। और मैंने कहा यहां से यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन को आने में समय ज्यादा लगेगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल है। मैंने कहा एक बात बता, जब समय कम लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति से आएगा और यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन कम गति से आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की गति में प्रभाव आ रहा है तो धारा में कैसा होगा? प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा? यानी मैंने क्या कहा? मैंने कहा लंबाई के बढ़ने से आपकी धारा के प्रवाह के मान में फर्क आ जाता है। बिल्कुल आता है, हाँ आता है। 3 वोल्ट की धारा इसके अंदर कम समय में जल्दी बहेगी, कम समय में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, धारा जल्दी जाएगी। इसमें बहुत देर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इतनी लंबी लेंथ है, टाइम लग रहा है जाने में। मैंने कहा धारा धीरे जाएगी। अब धारा में कमी आ गई, इसमें मान लो I1 है, ये कंसेप्ट है बेटा, कोई नोट्स नहीं है। इसमें I2 है, मैंने कहा I1 का मान I2 से ज्यादा है। क्यों? समझ आ गया? अब सुन,
अगर मैं बात करूं तो I1 के वेरिएशन किस कारण से आ रही है? अरे बैटरी तो समान है, दोनों में 3 वोल्ट है, बैटरी तो दोनों में 3 वोल्ट है। हाँ, धारा में फर्क किस कारण आ रहा है? एक ही कारण से आ रहा है, जिसको मैं कहता हूं प्रतिरोध। धारा में फर्क किस कारण से आ रहा है? मैंने कहा धारा में फर्क, धारा में जो आपका फर्क आ रहा है प्रतिरोध के कारण आ रहा है। धारा में फर्क प्रतिरोध के कारण आ रहा है। समझ आ गया? सुनो अभी, अब जब धारा में प्रतिरोध के कारण फर्क आ रहा है तो मैं क्या यह बात लिख सकता हूं कि आपके प्रतिरोध में फर्क आ रहा है? हाँ, वोल्ट तो समान है। मैंने कहा वोल्ट तो समान है, तो फर्क किस चीज में आ गया? फर्क किस चीज में आ गया? आपने कहा वोल्ट दोनों का समान है, दोनों के प्रतिरोध में फर्क आ गया, जिसके कारण दोनों की धाराओं में फर्क आ गया। दोबारा सुन, वोल्ट दोनों में समान है, बैटरी तो समान है। मैंने कहा दोनों में किस चीज में फर्क आया? दोनों की धारा में फर्क आ रहा है। धारा में क्यों फर्क आ रहा है? क्योंकि दोनों के प्रतिरोध में फर्क आ रहा है। और प्रतिरोध में कैसे फर्क आ रहा है? लंबाई बढ़ गई थी, इस कारण से फर्क आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की गति के प्रभाव में फर्क था, तो प्रतिरोध में फर्क आ गया। समझो? तो आपने मुझे कहा कि इस प्रकार मैं लिख सकता हूं कि आपका जो प्रतिरोध है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें अभी, आपका जो प्रतिरोध है ये लंबाई पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे दिल के टुकड़े, जो प्रतिरोधकता है ना वो नहीं करती। प्रतिरोधकता दोनों में समान रहेगी, प्रतिरोधकता दोनों में समान रहेगी। अब सुन कैसे? लेकिन पर, किंतु परंतु प्रतिरोधकता जो है आपकी समान रहती है। दोनों ही तथ्यों के लिए, दोनों ही पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता समान है। अभी सूत्र क्या बना था? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या मैं लिख सकता हूं? सुनते रहना। अगर आपकी प्रतिरोधकता समान है यानी नियत है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं R इस समानुपाती है? इसी सूत्र को मैंने तोड़ के ऐसा लिख दिया कि R जो है, प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती है और आपके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रूफ कर देता हूं कैसे। ये तो समझ आ गया पहले वाला कि जितनी लंबाई बढ़ाऊंगा प्रतिरोधक उतना बढ़ेगा, यानी आप लोगों की धारा में उतनी कमी आएगी। लेकिन सुनो, मैंने कहा आपके पास दो चालक है, एक चालक है ऐसा और एक चालक है ऐसा। इस चालक के अंदर एक बारी में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लंबाई दोनों की समान है। लेकिन इस चालक के अंदर एक बारी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने के कारण धारा कितनी ज्यादा, और मेरे को दिख रहा है कि I2 I1 से बड़ी है। इसमें क्षेत्रफल बढ़ गया, काट क्षेत्रफल बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं, धारा बढ़ गई है। और धारा बढ़ गई है तो प्रतिरोधक क्या हो गया? कम हो गया। जब कम हो रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती जाएगा। तो यहां से क्या सिद्ध हो रहा है? यहां से सिद्ध हो रहा है कि जो आपकी प्रतिरोधकता है वो आपके पदार्थ का गुणनफल है, लेकिन प्रतिरोधक उसके लंबाई और उसके क्षेत्रफल का गुणनफल है। ये किसका गुणनफल है? ये उसके पदार्थ का गुणनफल है। ये पदार्थ का गुण है, ये लंबाई का गुण है, ये लंबाई चौड़ाई का गुण है। समझ आ गया? बहुत जरूरी है इतना जानना, बाकी धीरे धीरे कल पढ़ाऊंगा, आज तो नहीं। बस एक क्वेश्चन करा देता हूं जाने से पहले, छोटा सा क्वेश्चन। मान लो आपकी एक तार है, उस तार की लंबाई L है और उसका क्षेत्रफल A है और उसका प्रतिरोध R है। एक तार है बेटा, उस तार की लंबाई तो L है, क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध R है। अगर इस तार की लंबाई को दुगना कर दो, अब की बार आपने क्या करा? अपनी लंबाई को दुगना कर दिया। लंबाई को दुगना करने मात्र से तुम लोगों की प्रतिरोधकता कितनी होगी ये पूछ रहा है, ये प्रश्न है। लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोधकता कितनी फर्क में आ रही है ये पूछ रहा है। ध्यान से सुन क्या हो रहा है। मेरे बच्चे को एक बात तो पता है कि आयतन कैसा है, आपकी तार का आयतन तो समान है
और जब आयतन समान है तो मैं लिख सकता हूं A1L1 जो है वो A2L2 है। अरे क्या कर रहा हूं मैं ये, मैंने कहा लंबाई से पहले का आयतन लंबाई के बाद के आयतन के बराबर है, और क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा करोगे तो आयतन आएगा। आपने कहा ठीक है। आपने मुझे कहा पहले A था, बाद में L था, बाद में 2L हो गया, क्या मैं दूसरे वाला क्षेत्रफल निकाल सकता हूं? हाँ, आपने कितना करा? आपने कहा बाद वाला क्षेत्रफल आपका आ रहा है A/2। सोच के देख, किसी भी तार को जब लंबा करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कमी आती है, वो पतला होता रहता है। मेरी गर्दन को खींच, मेरी गर्दन पतली होती रहेगी। च्युइंगम है ना, खाइए। अब ये मत कहना हाय हाय, मतलब अब भाई समझा रहा हूं ना, च्युइंगम को खींचे कभी निकाल के? पक्का किया होगा। मैं कह रहा हूं नहीं किया तो तुमने बचपन में कुछ नहीं किया, पक्का किया भाई साहब, सबने किया। च्युइंगम को खींचते हैं तो उसका क्षेत्रफल कम होता रहता है, पतली होती रहती है, वही तो है। अब तुम्हें पता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। मैंने कहा ये क्या है, ये R1 है। R2 क्या होगा, रो तो नियत है दोनों के लिए, L2 बाय A2। मैंने डिवाइड करा, मैंने लिखा R2 बाय R1 क्या होगा, L2 बाय L1 इंटू A1 बाय A2। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे बच्चे? बहुत आसान है, आपने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद L2 कितना, 2L, A1 A, इसका मान A/2, यानी R2 का मान बढ़ गया 4 गुना। R2 4R आ रही है, सॉल्व कर लेना कॉपी में, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करना ऑफलाइन, आपको दिन में 3:15 बजे पूरा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलो तो अभी के लिए जाना चाहूंगा, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बनने के लिए। जय हिंद जय भारत। लेकिन जाने से पहले मेरे बच्चे आपसे 2 बातें कहना चाहूंगा। वीडियो को लाइक तो करोगे ना, कर देना, करके देखो, अच्छा लगता है मुझे। दूसरा, शेयर करा करो यार, थोड़ा सा कम करते हो आप लोग, अच्छा लगेगा अगर करोगे तो मुझे। तीसरा, हर बच्चे से मेरा अनुरोध रहता है, कुछ भी लिख दो कमेंट में, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। अगर कुछ समझ ना आए तो थैंक यू लिखा करो, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाता रहूं। और मेरा एक ही प्रण है कि आपको नीट की इस स्तर तक तैयारी करा दूं, एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना हो। और मैं हमेशा आप लोगों को इसी सोच के मद्देनजर पढ़ाता हूं कि कुछ रटवाऊं ना, हर चीज समझा दूं। और आज के इस सत्र में भी मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। ठीक इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। जय हिंद जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहो आप लोग भी, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। बाय।